बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपकी सुबह का आगाज हो चुका होगा और आपकी सुबह को मजीद खुशगवार बनाने के लिए हम आ चुके हैं। मैं हूं नजफ राजा और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। सुबह बखैर। और हम भी इसी उम्मीद का इजहार करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और जनाब आपका दिन जो है वो बेहतरीन होने वाला है। आज का मौसम तो वैसे ही बड़ा अच्छा, उस पर भी बात करेंगे। खैर, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें होंगी सबसे पहले आज के हमारे प्रोग्राम में। तबसरे होंगे, तज्ज़िये होंगे, उसके अलावा कुछ हेल्थ सेगमेंट में आपको टिप्स देंगे और दिलचस्प मालूमात आप तक पहुँचाएंगे। तो जनाब आपने शो के आखिर तक हमारे साथ रहना है। मौसम की अगर हम बात करें तो जनाब मौसम बड़ा खुशगवार हो चुका है, ख़ास तौर पर लाहौर और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में बड़ी तेज़ और रात को तूफ़ानी बारिश हुई है। बड़ी उससे पहले तेज़ आंधी चली है, लेकिन कुछ जगहों से नुकसान की इत्तलात भी आ रही हैं। कुछ कच्चे मकानात गिरे हैं, कुछ दरख्त भी गिरे हैं, कुछ लोग जख्मी भी लेकिन बहुत सारे लोग खुश भी हैं कि बारिश हो चुकी है, गर्मी का जोर टूट गया है। मजीद तफसीलात से आगाह करते हैं कि और ये भी इसके अलावा मौसम की सूरत हाल डिटेल में भी जानेंगे। लेकिन हमें अब अपने किसान भाइयों के लिए भी बहुत फिक्रमंद है, क्योंकि गंदम की कटाई का सीजन है। गंदम बिल्कुल पक कर तैयार है, लेकिन मौसम जो है वो कुछ और ही तेवर दिखा रहा है। तो अल्लाह ताला इस बारिश को इस जुमे के दिन खैर का बायस बनाए, खैर की बारिश बनाए। तो अब आप बताइए कि मुल्क भर में मौसम रहने वाला कैसा है? आइए आपको आज मुल्क में कैसा मौसम रहेगा वो बताते हैं, ताकि आप अपना प्लान कर सकें आज का दिन। आइए। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी के बाद बादल बरस पड़े। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर के बारिशों से मौसम खुशगवार हो गया है और गर्मी का जोर टूट गया है, जबकि सिंध और बलूचिस्तान में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। गिलगित में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 20 और कम से कम 9 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की तरफ चलते हैं। स्कर्दू में ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 19 और कम से कम 4 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में बारिश मुतवक्के है। और अब नजर डालते हैं आजाद कश्मीर के मौसम पर, जहां मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30 और कम से कम 19 डिग्री रहने का इम्कान है। श्रीनगर की तरफ चलते हैं। वहां पर आज ज्यादा से ज्यादा पारा 25 और कम से कम 9 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान वादी में मजीद बारिश की पेशगोई की है। और अब आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। पेशावर की अगर हम बात करें तो पेशावर में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 और कम से कम 23 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की तरफ चलते हैं, जिसको पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। वहां पर आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29 और कम से कम 8 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर, चारसदा, कोहिस्तान समेत दीगर इलाकों में बारिश और यालाबारी का इम्कान जाहिर किया है। और अब कुछ जिक्र कर लेते हैं सुबह पंजाब के मौसम का, जहां लाहौर समेत बालाई पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और मरी में यालाबारी से गर्मी का जोर टूट गया है। लाहौर का टेम्परेचर आपके साथ शेयर करें तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 और कम से कम 24 डिग्री रहने का इम्कान है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का तस्करा करते हैं। वहां पर बादलों ने खूब रंग जमाया और शहर का ज्यादा से ज्यादा पारा 33 और कम से कम 22 डिग्री रहने का इम्कान है। मुल्तान की तरफ चलते हैं। वहां पर आज ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 43 और कम से कम 23 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद समेत दीगर इलाकों में आंधी और बारिश की पेशगोई की है। और अब रुख करते हैं सुबह बलूचिस्तान के मौसम की तरफ, जहां बेशतर अजला शदीद गर्मी की लपेट में हैं। दारुल हुकूमत कोयटा का दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 33 और कम से कम 16 डिग्री रहने का इम्कान है।
महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान योब, मुसाखेल, बारखान, खुजदार, लसबेला और वारान में बारिश मुतवक्के है। और आखिर में हमेशा की तरह जिक्र कर लेते हैं सुबह सिंध के मौसम का, जहां बेशतर अजला में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। कराची का तस्करा करें तो वहां पर आज ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 37 और कम से कम 27 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की तरफ चलते हैं, वहां पर आज ज्यादा से ज्यादा पारा 42 और कम से कम 28 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सक्खर, गोटकी, शिकारपुर, लाड़काना समेत दीगर इलाकों में झक्कड़ चलने और चंद मकामात पर बारिश का इम्कान जाहिर किया है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं भारतीय प्रोपेगेंडे की। तो पहलगाम का झूठा ड्रामा आखिरकार मोदी हुकूमत के गले पड़ गया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की घिनौनी साजिश बेनकाब हो चुकी है और इसके पीछे कोई और नहीं, भारत की बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी रॉ है। टेलीग्राम पर लीक होने वाली खुफिया दस्तावेजात ने भारतीय साजिशों का पोल खोल दिया। दस्तावेजात में सामने आया है कि पहलगाम में जाली कार्रवाई की मंसूबाबंदी जिला अनंतनाग में बनाई गई। सयाहों की आमदोरफ्त की निगरानी के बहाने फील्ड ऑपरेटर्स लगाए गए। मीडिया को 36 से 48 घंटे पहले ही वाकई की जगह पर मुतहर्रिक करने का प्लान बनाया गया। लीक दस्तावेजात के मुताबिक हमले के 2 से 4 घंटे के अंदर AI सिस्टम के तहत गवाहों के बयानात लेने का मंसूबा था। धुंधली वीडियोस की मदद से वाकई की तस्वीरें बनाई जानी थी, जबकि मरकजी हैशटैग की बजाय 200 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट से गलत मालूमात की मुहिम चलाई जाने की साजिश थी। मगर भारतीय मीडिया ने जल्दबाजी में सारा मंसूबा खाक में मिला दिया और फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्जाम लगाकर रॉ का पूरा मंसूबा बेनकाब कर दिया। दस्तावेज में ये भी सामने आया है कि ऑपरेशन अमेरिकी नायब सदर JD वैंस की मौजूदगी में किया जाएगा ताकि आलमी बरादरी की हमदर्दी हासिल की जा सके। दस्तावेज में बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की सरगर्मियों को इस मंसूबे से जोड़ा गया, जबकि CPAC पर भी नजर रखने का जिक्र मौजूद है। आलमी ज़राए इब्लाग में भी ये सच सामने आने लगा है। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने भारतीय हुकूमत और इंटेलिजेंस के किरदार पर कई सवालात उठा दिए। BBC ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अभी तक इस सवाल का जवाब ही नहीं मिल सका कि सयाहती मकाम पर सयाहों की हिफाजत के लिए कोई सिक्योरिटी एहलकार क्यों मौजूद नहीं था। जहां इतने सयाह वहां CCTV क्यों ना थे। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार की नाकामी का बोझ उठाने से साफ इनकार कर दिया है और जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। बिल्कुल नाजरीन, और इसी तमाम सूरत हाल पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है माहिर सिक्योरिटी अमूर एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। बहुत शुक्रिया सर आपकी मौजूदगी का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की ये जो साजिश है वो बेनकाब हो चुकी है और हम ये देख सकते हैं कि इसके पीछे रॉ जैसी बदनाम खुफिया एजेंसी थी। और हम साथ ही साथ हमें ये भी मालूम हुआ है कि दस्तावेज, ये जो खुफिया दस्तावेज थे वो भी सामने आ चुके हैं। तो आप समझते हैं कि भारत अब इस फरेब को इस्तेमाल कर सकता है पूरी दुनिया को गुमराह करने के लिए, या अपनी ही साजिश में फंस जाएगा? बहुत शुक्रिया नजफ मुझे यहाँ बुलाने का। देखिए, मुझे ये अफसोस होता है कि 1.4 बिलियन आबादी का मुल्क है जिसको 150 करोड़ के करीब लोग बसते हैं, और मैं ये यकीन रखता हूँ कि 150 करोड़ के लोग जंग नहीं चाहते और एग्रेशन नहीं चाहते, वॉर मॉन्गरिंग नहीं चाहते। बट अनफॉर्चुनेटली इतना बड़ा मुल्क मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, या जो कि होना चाहिए, कि इतनी बड़ी लीडरशिप जिसके नीचे इतने फॉलोअर्स हों, उनकी इतनी इकॉनमी अच्छी हो, वो इंटरनेशनली कनेक्टेड अच्छे हों, वो अपनी पोजीशन को नाजायज़ इस्तेमाल करे या नेगेटिव इस्तेमाल करे फॉर पॉलिटिकल मोटिव्स या एक सियासी मकसद हासिल करने के लिए। अब मेरा ख्याल है छोटे से छोटे मुल्क दुनिया में आजकल बहुत रिस्पॉन्सिबल बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि हम सिविलाइज्ड हो गए हैं। कुछ दुनिया के पोर्शन में अभी भी सिविलाइज्ड हम नहीं हुए, जहाँ जंगें जारी हैं, सप्रेशन जारी है, लेकिन बाय एंड लार्ज दुनिया की अंडरस्टैंडिंग बहुत हो चुकी है। आप जैसे लोग जो मीडिया के लोग हैं हर चीज़ एक्सपोज कर देते हैं चंद घंटों के अंदर, और यही अभी भी हुआ है। तो बदकिस्मती से मेरा ख्याल है पहली बात कि हुकूमत हिंदुस्तान को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बिहेव करना चाहिए था। एक बात, अपनी पोजीशन का नाजायज़, जैसे मैंने अर्ज़ किया, कि इस्तेमाल करना एक बहुत ही बदकिस्मती है। और इतने बड़े मुल्क का सवाल तो उठेंगे। सवाल आप जैसे लोग ये पूछेंगे कि ये जो पहलगाम की जगह है, ये आमतौर पर मई में टूरिस्ट के लिए खोली जाती थी, ये पहले कैसे खोल दी गई एक स्पेशल केस के तौर पर। मैं एक हिंदुस्तानी कश्मीरी का इंटरव्यू देख रहा था किसी चैनल के ऊपर, और उसने कहा कि मैं
जब इस जगह से यहाँ तक पहुँचता हूँ तो 10 नाकों से मेरी तलाशी होती है। तो ये कैसे हो गया कि इन नाकों के बगैर आपके लोग वहाँ पहुँच गए? और फिर मैं रिपीटेडली 2-3 दिनों से मीडिया पे बात कर रहा हूँ और मैं अपने अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत पावरफुल है, बहुत आपका नेटवर्किंग है, AI आपके पास है, सर्विलेंस आपके पास है, और आपने 10 मिनट लगाए। मुझे पता है, जो ही इंसिडेंट हुआ था मैं चैनल देख रहा था, तो 10 मिनट के अंदर उनके चैनल्स ने कहा, और ख़ास तौर पे डिफेंस फोर्सेस ने ये कह दिया कि 4 दहशतगर्द थे और उसमें से 2 पाकिस्तानी थे और 2 कश्मीरी थे। शनाख्त भी बड़ी जल्दी होगी। और मैं ऐसी एजेंसी को सलाम करूं या क्या करूं उनके साथ, जो 10 मिनट बाद तो बता देते हैं, 10 मिनट पहले नहीं बताते। मतलब यही सब कुछ वो 10 मिनट पहले सही। वो 10 मिनट पहले बता देते। मतलब हम राफेल की स्पीड से उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सर जरा ये बताइएगा कि भारतीय राफेल तैयारों ने मकबूजा कश्मीर में हमने देखा है कि बड़ी इश्तियाल अंगेज परवाज़ें की हैं, लेकिन पाक फ़ज़ाइया की जानिब से हमने देखा कि शानदार रडार सिस्टम और जो दिफाई सलाहियतें हैं, फौरी तौर पर ट्रेस किया गया, राफेल तैयारे को पसपाई पर मजबूर किया गया। क्या ये पाकिस्तान एयरफोर्स की वाज़े बर्तरी है दुश्मन पर? देखिए, राफेल बर्तरी के लिए लिया गया था 2019 में, जब अभिनंदन वाला केस हुआ था। तो आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर हमारे पास राफेल होते तो ये वाकया ना होता। राफेल तो लिए, अंडर द टेबल भी बहुत कुछ ले लिया। वो एक अलग टॉपिक, अलग मॉर्निंग शो हो सकता है आपका। पूरा एक मौजू है। तो राफेल 2020 में उन्होंने ऑर्डर किया, $9 बिलियन की डील थी, वन ऑफ द वेरी एक्सपेंसिव, 36 जहाज़ खरीद रहे थे, और ये समझ कर लिया गया। मैं थोड़ा सा आपके नाजरीन के लिए टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग के लिए बताता चलूँ कि उस जहाज़ को ख़रीदा क्यों गया था। हिंदुस्तान का ख्याल ये था और हिंदुस्तान की एयरफोर्स का ख्याल ये था कि अगर ये जहाज़ आ जाएंगे तो हम दुश्मन को तकरीबन 150 किलोमीटर दूर दुश्मन जहाज़ को तबाह कर सकते हैं, जिसका मतलब है बगैर देखे। 150 किलोमीटर पायलट तो नहीं अपनी आंख से देख सकता। ये हम इस मिसाइल को कहते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, BVR कहते हैं हम इसको। अच्छा। जिसका मतलब ये है कि अगर एक फाइटर जहाज़ के पास 150 किलोमीटर की रेंज आ गई है तो वो बड़ा अग्रेसिव हो गया है, वो दुश्मन को पता लगने से पहले ही मार देगा। तो जो प्रेजेंट क़यादत है पाक फ़िज़ाइया की, दूसरी तरफ 2021 में जो प्रेजेंट एयर चीफ़ हैं, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, इन्होंने टेक ओवर किया। मैं इनको 40 साल से जानता हूँ, मैं एक स्क्वाड में इकट्ठे सर्व किया हुआ, हमने एज ए नौजवान जब हम थे, मैं उस वक्त से जानता हूँ। एग्रेसिव माइंड नो डाउट, लेकिन अपेरेंटली आपको बहुत कूल माइंडेड लगेंगे। इन्होंने फोर्सी कर लिया कि हम एक ऐसी परमानेंट डिसएडवांटेज पोजीशन पर फॉरएवर चले जाएंगे। तो इन्होंने 2021 में चाइना से J-10C नए जहाज़ खरीदे जो राफेल से कहीं आगे हैं, और ना सिर्फ लिए, 2022 में 1 साल के अंदर रिडक्ट करके डे एंड नाइट ऑपरेशनलाइज करके पायलट्स इंजीनियर की ट्रेनिंग भी मुकम्मल कर ली। उसमें मिसाइल एक लगा हुआ है, PL-15 एक मिसाइल है। PL-15 वो मिसाइल है जो मोस्ट मॉडर्न चाइना का है, समझे, जो चाइना ने अपनी एयरफोर्स में इस्तेमाल किया, वो हमें दिया है। और आपको बताते मुझे खुशी हो रही है कि वो जो राफेल है उसकी 150 किलोमीटर की रेंज के मुकाबले में हमारा वाला मिसाइल है 200 किलोमीटर प्लस, 200 किलोमीटर प्लस, 50 किलोमीटर ज्यादा है, 200 प्लस भी है। वो मैं ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकता चीज़ें, बस 200 आपके उसके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए बता सकता हूँ। दूसरी बात यह है कि पाक फ़िज़ाइया यही नहीं रुकी। पाक फ़िज़ाइया ने ये किया कि हमारे पास राफेल तो J-10C तो लिमिटेड जहाज़ हैं, हमारे JF-17 थंडर जो खुद बनाए हुए जहाज़ हैं ब्लॉक 3, उनको अपग्रेड किया गया और उनके अंदर वही रडार जो आइसर लगा हुआ है J-10C के अंदर, और वही मिसाइल जो PL-15 था हमने उन जहाज़ों पर भी मॉडिफाई कर लिया। जिसका मतलब ये है कि राफेल के मुकाबले में हमारे फ्लीट की जो रेंज 200 किलोमीटर है 150 की निस्बत, वो बहुत बड़ा फ्लीट है, यानी बड़े जहाज़ ज़्यादा है नंबर में। जो तो ये राफेल जो डिज़ाइन हो रहे हैं उनकी एयरफोर्स में, ये सैक किया जा रहा है, ये उनका कसूर नहीं है, उनसे हमदर्दी है मुझे जो एयर मार्शल साहब को निकाला गया है, उनका कोई कसूर नहीं है, उनका सौदा गलत। खालिद साहब, मैं इसी हवाले से बात करना चाह रही हूँ। राफेल तैयारों की नाकाम ऑपरेशन के बाद जो भारतीय एयरफोर्स के वाइस चीफ थे उनको बरतरफ कर लिया गया। आप समझते हैं ये इनको कुर्बानी का बकरा बनाया गया है, या इस तरह के मामलात में इसी तरह के एक्शंस होते हैं? देखिए, ये जो हुआ है, मैं मैच्योर रिटायर्ड ऑफिसर के तौर पे मैं कोई जंप नहीं करना चाह रहा कंक्लूजन कि यही वजह है, किसकी इनएफिशिएंसी है। बट अगर जहाज़ की वजह से फायर किया जाता है तो अनफेयर है, बिकॉज जहाज़ उन्होंने नहीं खरीदे थे, पहली बात ये है। हाँ, एम्प्लॉयमेंट अगर कोई फॉल्टी हुई है, जो कि अभी हुकूमत कभी भी नहीं बताएगी हिंदुस्तान की, हमारे एम्प्लॉयमेंट फॉल्टी हुई है क्योंकि हमारे, और एक मैं नाजरीन को एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करता चलूँ आपके। कल भी मैं काफ़ी सारे चैनल पर था तो सब मुझे कह रहे थे कि पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने हिंदुस्तान के राफेल को देख लिया या ट्रैक कर लिया। अच्छा। जिससे आपको ये इंप्रेशन लगता है कि शायद हम इधर देख रहे थे तो अचानक हमारी नज़र उधर पड़ी तो हमने राफेल को देख लिया। ऐसा नहीं है, हम कई 100 किलोमीटर तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऑलरेडी देख रहे हैं। लेट इट बी क्लियर, हमारी विजिबिलिटी है।
यानी कौन आने से से पहले ही उनकी मूवमेंट पे नजर होती मूवमेंट है। हमने रखी हुई है। हमारे पास एयरबोर्न अर्ली वार्निंग रेडार्स हैं जो ऊपर हवा में उड़ रहे हैं और कई 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 मीलों तक अंदर देखने हैं, वो उड़ रहे होते, इस वक्त भी उड़ रहे हैं। और हमारी फ़िज़ाइया ऐसी है, हमें प्राइड के साथ मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिसने इस धमाके ये जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद जब हिंदुस्तान ने ऐलान किया हम बदला लेंगे, तो 6 से 8 घंटे के अंदर पूरी एयरफोर्स पूरे पाकिस्तान में वॉर स्टेटस पर चली गई थी, डिप्लॉय कर चुकी थी। यानी जहाज़ हमारे गिलगित बल्तिस्तान से लेकर समंदरों तक पहुंच चुके थे। और ये फाइटर जहाज़ नहीं है सिर्फ, ये ज़हन में रखिएगा कि फाइटर जहाज़ तो बहुत जल्दी पहुंच जाता है। एयर टू एयर रिफ्यूलर्स, अवैक्स, जैमर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जहाज़, और सबसे बड़ी बात एयर डिफेंस वेपन्स, हमारे पास जो मिसाइल हैं वो भी पाकिस्तान में डिप्लॉय कर दिए गए। तो ये बड़ा क्रेडिट जाता है पाक फ़िज़ाइया की स्विफ्टनेस को, और इसी वजह से दुश्मन अभी तक डिटर हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि अब प्राइस क्या है अगर वो पेनिट्रेट करने की कोशिश करें। सर, जब भी भारत की तरफ से किसी भी सर्जिकल स्ट्राइक का या कोई जहारियत का हमें खतरा महसूस होता है, तो पाकिस्तान एयरफोर्स किस तरह से मुतहरिक होती है? हम आपसे डिप्लॉयमेंट नहीं पूछ रहे कि कहाँ पे है, कौन सी चीज़ें, मतलब तैयारे हमारे किस तरह से रेडी होते हैं, लेकिन रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है और पाक फ़िज़ाइया किसी भी लम्बे दुश्मन को उसकी अपनी सरजमीन पर सबक सिखाने के लिए कितनी तैयार होती है और किस तरह से? उज़ैर, देखिए हमारी जो फ़िज़ाइया है बाई नेचर, हम आज तक 77-75 साल से ही कहते रहे कि हम बड़े डिफेंसिव इन नेचर हैं, हम दिफा करेंगे जी। अब सिचुएशन नहीं है वो। लेट मी टेल यू, मैं अपना एक डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ अपने चैनल एक खालिद चिश्ती के नाम से, मैं एयरफोर्स की रिटायर्ड, शायद आपको आइडिया हो। अब मुझे कुछ महीने पहले इस इंसिडेंट से, बल्कि कुछ हफ्ते पहले एयरफोर्स चीफ की तरफ से स्पेशल इजाज़त दी गई थी और मैं इनके फ्रंट लाइन बेस पर गया था, जहां मैं इन्हीं पायलट से मिला था जो इस वक्त हवाओं में और जो राफेल को दौड़ा रहे हैं। ओके। मैंने उनके साथ पूरा दिन गुजारा, मैंने उनके इंटरव्यूज़ किए, फिर अपनी डॉक्यूमेंट्री अपने चैनल पर डाली। तो मुझे उनके अपने नौजवान, आप जैसी उम्र के नौजवान हैं, मुझे देखकर इतनी खुशी हुई कि वो फुल ऑफ एग्रेशन है, फुल ऑफ आइडियाज़ है, फुल ऑफ पैशन है। तो हमारी जो क़यादत है इस वक्त और जो नौजवान हैं, बुनियादी तौर पर एम्प्लॉयमेंट देखिए ये होती है कि आप, एक होता है आप ग्राउंड पर अलर्ट होते हैं, जैसे आप बैठे हैं चाय पी रहे हैं, यहाँ से आपको ऑर्डर मिलेगा, आप भाग के जहाज़ पर पहुँचेंगे, टैक्सी करेंगे, रनवे जाएंगे, टेक ऑफ करेंगे, ये चंद मिनट लगते हैं। लेकिन ये कोई टैंक नहीं दुश्मन का आ रहा, ये फाइटर जहाज़ आ रहा होता है। तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि ये 5 मिनट जो आप लेंगे वो भी ज़ाया किए जाए। तो उस सूरत में हम हवा में रखते हैं जहाज़ों को, पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान आप डिप्लॉय करके रखते हैं, और रेडार्स और बैकअप रखते हैं, ताकि अगर दुश्मन के हर जहाज़ पर जो बॉर्डर की तरफ आ रहा है उस पर नज़र रखें। और वो हवा में भी होते हैं, तो डिफरेंट कैटेगरीज, पेट्रोलिंग चल रही होती है, पेट्रोलिंग 24 घंटे चल रही है, दिन और रात चल रही होती है। ऐसी सिचुएशन में खास तौर पर रूटीन में भी चलती है, बट इसमें तो बहुत अपस्केल हो जाती है। सही, बिल्कुल ठीक है। खालिद साहब, अगर थोड़ी सी कंपैरेटिव स्टडीज कर ली जाए, कंपैरिजन कर लेते हैं, 2019 में ऑपरेशन जो हुआ था स्विफ्ट रिटार्ड में, पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी, और आप क्या समझते हैं वो सूरत हाल 2019 की और आज की सूरत हाल में क्या डिफरेंसेस हैं? अभी देखिए बहुत फ़र्क है, इसमें कोई शक नहीं कि तमाम जो एयरफोर्स की लीडरशिप होती है पहले भी, उन सबको क्रेडिट जाता है कि वो हमेशा मॉडर्नाइजेशन पर ही काम करते हैं। देखिए मैं जब एक नौजवान आपकी उम्र का एक फाइटर पायलट था, तो मुझे ये पता था कि हमने हमेशा दुश्मन से आउट नंबर्ड ही लड़ना है। हम कभी नंबर मुकाबला नहीं किए, 4 इधर से आएंगे तो 4 उधर से आएंगे, 10 इधर से जाएंगे तो 10 उधर से आएंगे। हमें पता है अगर हम 10 जाएंगे तो 30 उधर से आएंगे। तो हमारी ट्रेनिंग ही बेस्ड होती है 1/3 है हम स्ट्रेंथ में। पहली बात तो ये है हमारी ट्रेनिंग। क्वालिटी हमेशा से पिछले 75-78 सालों में पाक फ़िज़ाइया का फोकस रहा है कि हमने क्वालिटी पर ही कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, बाकी हर चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, और ट्रेनिंग पर नहीं करता, 2 चीज़ें पर। तो 2019, आप कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, 2019 में एयरफोर्स बहुत बेहतर थी, लेकिन अभी जो पिछले 5 साल में पाक फ़िज़ाइया में इंडक्शंस हुई हैं, एयर टू एयर वेपन्स, मैंने अभी आपको J-10 का बताया है, मैंने आपको JF-17 ब्लॉक 3 का बताया है। मैं एक और चीज़ बताता चलूँ जो हिंदुस्तान के पास है, और आपसे अक्सर लोग शायद पूछते होंगे कि हिंदुस्तान ने एक रशियन वेपन्स लिए हैं S-400, ये बड़े लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं, और एक उन्होंने ब्राह्मोस लिया नेवी के लिए, और हमारे कहा जाता था कि हमारे पास उनके मुकाबले में कुछ नहीं है, जबकि मैं आपको नाजरीन के लिए इंटरेस्ट के लिए बताता चलूँ कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ है। HQ-9B एक चाइना का मिसाइल है जो उससे भी ज़्यादा लॉन्ग रेंज हमने ले लिया, 8 महीने पहले 9 महीने पहले हमने ऑपरेशनलाइज किया था। उसकी रेंज भी ज़्यादा है, उसकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा है, और वो सिक्योर भी ज़्यादा है अपने टारगेट, क्योंकि वो स्टेल्थ है, नज़र भी नहीं आता दुश्मन को। जबरदस्त। तो बहुत कुछ है, लेकिन दुआ करनी चाहिए। जैसे मैंने शुरू में कहा कि हिंदुस्तान के 1.4 बिलियन लोग नहीं चाहते, और पाकिस्तान के 24 में भी कोई नहीं चाहता। पाकिस्तान बिल्कुल ठीक, नजफ ने कहा कि मुसल्लत करने की कोशिश हो रही है ना, जानते हो। एग्जैक्टली 24 करोड़ लोग पाकिस्तान के भी नहीं चाहेंगे कि ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड हमारी मजबूरी बन जाए, लेकिन हमारी मजबूरी होगी। लेकिन अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाना चाहिए कि हमारी कैपेबिलिटी नहीं है। कैपेबिलिटी वाइज कोई इशू नहीं है, और गॉन आर द डेज, वो दिन चले गए जब हम कार्य करते थे हम डिफेंसिव जंग लड़ेंगे।
मैं आपके नाजरीन की इंटरेस्ट के लिए और इत्मीनान के लिए बताता चलूँ कि ये हम पाक फ़िज़ाई ने मैं एश्योरेंस दे सकता हूँ, नोइंग द एयरफोर्स दीज डेज, मैं बड़े मुलाकात करता हूँ लोगों से, जो हमारी एयरफोर्स है इसने ऑलरेडी स्ट्रेटजाइज टारगेट्स कर लिए हुए हैं टीयर वाइज। दैट मीन्स अगर आप यहाँ आएंगे मारने के लिए, हम यहाँ जाएंगे मारने के लिए। यानी ये नहीं होगा कि आप करके कोई ऑपरेशन चले जाएं और हम फिर मीटिंग बुलाएंगे, फिर हम सोचेंगे, फिर हम टारगेट स्ट्रैटेजी बनाएंगे, ऐसा नहीं है। जवाब दिया लिस्टेड डाउन है। बिल्कुल आपने सर सही कहा, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई चाय की तलब में आना चाहे तो मना भी नहीं कर सकते फिर उसको। सर लास्ट में हमें ये बता दें कि आपको ये लगता है कि ये सिर्फ महज इश्तियाल अंगेजी है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी स्ट्रेटेजी है, कोई इस तरह की मूवमेंट है जो कि इंडिया करना चाह रहा है? देखिए, इतना बड़ा मुल्क जब इतनी हाइप क्रिएट करता है तो उसके पीछे उसके पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तो होते हैं, बिकॉज इतने लोगों को आपने हॉस्टेज बनाया हुआ है। 900 उनके चैनल्स हैं। आप जैसे जो मीडिया के वहाँ क्रॉस द बॉर्डर बैठे हैं, मैं तो हिम्मत ही नहीं करता उनको सुनने की। वो लगता है सिर्फ गालियाँ नहीं दे रहे, बाकी सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही आप लोग बड़ा मैच्योर प्ले कर रहे हैं, आप बड़ा सुकून से मेरे से बात कर रहे हैं, मैं आपको सुकून से जवाब दे रहा हूँ। उनके जो एनालिस्ट भी आते हैं वो भी ये कहते हैं खाल उधेड़ दो, फलां कर दो। मैंने तो किसी खाल उधेड़ने की बात नहीं की इतनी देर में। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें राइट है। हम देखिए, पाक फिजाइया और हमारी आर्म फोर्सेस और बैक्ड बाय अवाम जी, हम फतह, शिकस्त, विक्ट्री, पॉइंट स्कोरिंग, हरा दिया, मार दिया, भगा दिया के लिए नहीं लड़ते। हम लड़ते हैं फॉर आवर सोवरेनिटी। हम लड़ते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, हम लड़ते हैं अपनी अना के लिए। हम किसी को स्कोर नहीं बताते, हम किसी को नहीं पॉइंट स्कोर बताना चाहते कि देखो हमारे पास ये है। हम बिल्कुल नहीं कहते। हमारे एम्स क्लियर हैं, हमें इज्जत से रहने दिया जाए, हम भी क्योंकि सबको इज्जत से रहने देना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। और पाकिस्तान भी जो है वो खत्ते में अमन चाहता है, किसी किस्म की जारियत नहीं चाहता, लेकिन अगर की गई तो जवाब के लिए भरपूर तैयार है। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब आपके वक्त का। और बिल्कुल जिस तरह खालिद साहब ने कहा कि इंडियन मीडिया जो है, खासतौर पर गोदी मीडिया की जो इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, वो बहुत बढ़ चढ़ के जो है वो जलती पे तेल का काम कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि किसी तरह जंग हो जाए। और हम ये देख रहे हैं कि मोदी शायद पीछे हट जाए, लेकिन भारतीय मीडिया जो है वो जंग करवा के रहेगा। बिल्कुल। और नाजरीन, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के इन्वेस्टिगेशन के हवाले से जो भी अपडेट आएगी वो हम गाहे बगाहे आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अभी इस सेगमेंट से एख्तिताम का वक्त हुआ, अभी हुआ छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, जदीद दौर में स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, कंप्यूटर्स का बढ़ता हुआ इस्तेमाल ना सिर्फ हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, बल्कि अब एक खतरनाक जहनी बीमारी की शक्ल भी इख्तियार कर चुका है। हम बात कर रहे हैं डिजिटल एडिक्शन की, एक ऐसी खामोश बीमारी जो ना सिर्फ बच्चों और नौजवानों की जहनी सेहत को मुतासिर कर रही है, बल्कि बड़ों को भी अपनी लपेट में ले रही है। डिजिटल एडिक्शन आज के दौर का एक बड़ा संजीदा नफ्सियाती मसला बनता जा रहा है। जर्नल ऑफ बिहेवियरल एडिक्शंस में शाया होने वाली एक हालिया तहकीक के मुताबिक दुनिया के 30% नौजवान किसी न किसी हद तक डिजिटल एडिक्शन का शिकार हैं। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी खबरदार किया है कि स्क्रीन के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से डिप्रेशन, बेचैनी, नींद की खराबी और सोशल आइसोलेशन जैसी अलामात आम हो रही हैं। इसके साथ साथ माहिरीन का कहना है कि स्क्रीन टाइम की ज्यादती, खास तौर पर सोशल मीडिया, गेम्स और ऑनलाइन वीडियोस का गैर ज़रूरी इस्तेमाल बच्चों और नौजवानों की दिमाग की जो ग्रोथ है उसको मुतासिर करता है। स्कूल्स में ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट होने के बाद ये रुझान मज़ीद ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर चुका है और बाज़ बच्चे तो ऐसे भी हैं नाजरीन जिन्हें फ़ोन के बगैर नींद ही नहीं आती। तो क्या डिजिटल एडिक्शन तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक में एक जैसा मसला है? क्या हुकूमतों को ऐप्स, गेम्स और सोशल मीडिया पर कोई ज़ाब्ते या फिर पाबंदियाँ आयद करनी चाहिए? और सबसे अहम सवाल, वालिदैन और असातिज़ा इस खतरे से नौजवान नस्ल को कैसे महफूज रख सकते हैं? इन तमाम अहम सवालात और डिजिटल एडिक्शन के दीगर पहलुओं पर आज हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है मारूफ साइकेट्रिस्ट डॉक्टर उसामा बिन जुबैर साहब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि डिजिटल एडिक्शन क्या है, इसको नफ्सियाती तौर पर किस जुमरे में रखा जाता है और इसकी क्या अलामात हैं? थैंक यू सो मच इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए। देखिए, डिजिटल एडिक्शन, जहाँ भी एडिक्शन का वर्ड आएगा मतलब है कि वो ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी का फिर अहाता कर लेती है। आप उसके बाहर सोच ही नहीं सकते। आपका फ़ोन, लैपटॉप, मोबाइल, स्क्रीन, आईपैड, मैकबुक, आपकी ज़िंदगी उसी के गिर्द घूमती है। आपके बाकी इर्द गिर्द के लोग माइनस हो जाते हैं और जब आपको उससे हटाया जाता है तो आपको प्रॉपर विड्रॉल्स होते हैं, चिड़चिड़ापन होता है। आप कहते हैं मैं दोबारा उसकी तरफ जाऊं। सो आपकी ज़िंदगी रूटीन के कामों से हट के सिर्फ उसके गिर्द घूमना शुरू हो जाती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ में एक सीवियर डिक्लाइन आता है, बाकी काम नहीं हो पाते।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये भी हमें बताइएगा, क्या डिजिटल एडिक्शन सिर्फ सोशल मीडिया या गेम से जुड़ी है या इसमें और भी पहलू शामिल हैं? इस हवाले से थोड़ी सी मजीद वजाहत कर दीजिए। देखिए, ये बहुत ब्रॉडर टर्म है। हमें लगता है कि सिर्फ फेसबुक का इस्तेमाल हो रहा है, इंस्टा की रील्स हो रही हैं, कोई गेम खेल रहा है तो सिर्फ ये एडिक्शन है। ये तो इसका बहुत छोटा सा पहलू है जो मैं अपने क्लिनिक में, अपने हॉस्पिटल में देखता हूँ। मेरे पास लोग दाखिल होते हैं, चूँकि रिस्क इतना ज़्यादा है। अभी कल मेरे पास एक पेशेंट एडमिट हुआ है जिसने 2 हफ्ते में 7 लाख रुपए का नुकसान किया Oh my क्रिप्टो और वो जो गैम्बलिंग वाली साइड पे। फिर सिमिलरली एक पॉर्न एडिक्शन एक और इसका पहलू है कि पहले आपको इंटरनेट कैफ़े जाना पड़ता था, पैसे देने पड़ते थे, सोसाइटी में एक और तरह का चैलेंज था। अब वो चीज़ आपके फ़ोन पे है। जितनी मर्जी हुकूमत ने पाबंदी लगाई हुई है, यहाँ पे VPNs लगा के पॉर्न चल रहा है। सो वो एक एडिक्शन इसका अलहदा पहलू है। गैम्बलिंग एडिक्शन एक अलहदा पहलू है। फिर स्टॉकिंग एक पहलू है। आप एक बंदे के बार बार सर्च कर रहे हैं, अच्छा मोबाइल पे ब्लू टिक हुए हैं नहीं हुए, व्हाट्सएप पे उसने सीन किया है नहीं किया, उसकी तस्वीरें देखते हैं। एक स्टॉकिंग की दुनिया में आप दाखिल हो जाते हैं और फिर आप उसके बगैर रह नहीं सकते। तो इसके बहुत सारे पहलू हैं जो अभी अंडर डिस्कवर्ड हैं, जिनको डिस्कवर करना और उन पर बात करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, हम आपके साथ ही उन चीज़ों को डिस्कवर भी करेंगे। डॉक्टर साहब, बच्चों और नौजवानों में स्क्रीन टाइम के इजाफे के क्या नफसियाती और दिमागी असरात आमतौर पर देखने को ज़्यादा मिलते हैं? देखें, ये हमें समझना पड़ेगा। मैं एक ज़रा ब्रॉडर लेवल पे बात कर रहा हूँ कि आपका जो टेक्नोलॉजी है आपकी, वो जल्दी एवॉल्व हो गई है। ह्यूमन माइंड अभी उस स्पेस से एवॉल्व नहीं हुआ। इंसान पैदा हुआ है और अब तक एवॉल्व हुआ है कि वो 30, 40, 50, 60 लोगों से कनेक्ट कर पाए, वो इतना ही झेल सकता है। लेकिन आपने टेक्नोलॉजी को इतनी जल्दी एवॉल्व कर दिया है, ये टेक्नोलॉजी खुद इतनी जल्दी एवॉल्व हो गई है कि अब आपको लाखों, करोड़ों, अरबों लोग अवेलेबल हैं सोशल मीडिया। तो आपका जहन अभी उसके लिए एवॉल्व नहीं किया, उसके लिए तैयार नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम तो आएगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस तरह की मिसाल तो हमें मुख्तलिफ तकरीबात में भी देखने को मिलती है। कोई ना कोई शख्स मिल जाता है तो वो कहता है जनाब हम सोशल मीडिया पे कब से दोस्त हैं मैं आपकी पोस्ट लाइक करता हूं और आप मुझे पहचानते ही नहीं हैं। आपको पता ही नहीं होता, याद ही नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, क्या ऑनलाइन तालीम के बढ़ते हुए रुझान ने बच्चों और नौजवानों में स्क्रीन से जुड़े नशे यानी डिजिटल एडिक्शन को फरोग दिया है? एक तो ये सवाल है। साथ ही साथ अगर ऐसा है तो इसके बुनियादी असबाब क्या हैं और ये रुझान बच्चों की ज़हनी, जिस्मानी और समाजी जिंदगी पर किस हद तक असरअंदाज हो रहा है? देखिए, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। जिस तरह हमने पिछली दफ़ा नैल्बिन एडिक्शन पे बात की थी, नैल्बिन एक पेन किलर है जो लोगों को अजियत से, दर्द से निजात देता है, लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर्स और नर्सेज उसका नशा कर रहे हैं। तो सिमिलरली ये सोशल मीडिया हमने इजाद किया है अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन हो अब उलट गया है कि सोशल मीडिया हमें इस्तेमाल कर रहा है। ये हमारा बॉस बन गया है, ये अब हमारा टूल नहीं रहा, ये एक इंडिपेंडेंट एजेंट बन गया है। सो अब होना तो ये चाहिए कि हम इसके ज़रिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, सर्च। मेरे पास कल क्लिनिक में एक बच्ची आई, सारा दिन फ़ोन यूज़ करती है। मैंने कहा आपने कभी फ़ोन पे देखा है कि आपका फ्यूचर के कॉलेज कहाँ जाना है? कभी आपने सर्च किया है कि आपकी जो हॉबी है ड्राइंग, उसकी चीज़ें कहाँ से अवेलेबल हैं? वो उसने कभी नहीं किया, लेकिन सारा दिन गेम चल रही है। सो ये जो पेरेंट्स का, टीचर्स का, सोसाइटी का, ओवरऑल मुआशरे का एक फ़र्ज़ है कि इसको अपने टूल के तौर पे यूज़ करना सीखना है। जो समाजी असरात की आपने बात की, इसको अपना बॉस नहीं बनाना, इसको अपना एजेंट रखना है। हमने इसका एजेंट नहीं बनना। अभी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने सही कहा कि कुछ जो है ना प्रोडक्टिव काम करने की जरूरत है, कुछ टूल सीखने की जरूरत है। क्या डिजिटल एडिक्शन के हम जो बात कर रहे थे पहले कि सिर्फ नुकसानात ही हैं या कुछ इसके मुस्बत पहलू भी हो सकते हैं? मसलन कुछ नौजवान स्क्रीन के जरिए सीख रहे होते हैं, कुछ बड़ी क्रिएटिव चीजें कर रहे होते हैं, अपनी सलाहियतों को निखार रहे होते हैं, बेहतरी ला रहे होते हैं, ऑनलाइन तालीम भी ले रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में एडिक्शन फायदेमंद इस्तेमाल के दरमियान हम फर्क किस तरह से कर सकते हैं, कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको? देखिए, हमें टर्म पे गौर करना पड़ेगा। जब भी वर्ड एडिक्शन आ जाएगा उसका तो कोई फायदा नहीं है। जो डिजिटल यूज का फायदा है, इसको अपना एजेंट बना के इससे काम लेने का फायदा है। हर वक्त इसके साथ जुड़ के अपनी जिंदगी सिर्फ इससे मुंसलिक करके बाकी चीजों से कटने का फायदा नहीं है। इसका बहुत फायदा है। आप इस पे काम करें, आप घर बैठ के डॉलर कमाएं, आप पढ़ें, आप सीखें, आप फ्रीलांसिंग करें। एक कमरे में और एक लैपटॉप के साथ आप करोड़पति, अरबपति बन सकते हैं, पूरी दुनिया देख सकते हैं। वो जरूर करें, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सरेंडरिंग योर लाइफ इन फ्रंट ऑफ दिस AI, इन फ्रंट ऑफ दिस रोबोटिक टेक्नोलॉजी। ये बात तो डॉक्टर साहब आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो लोग इतने पैसे कमा भी रहे होते हैं लैपटॉप के थ्रू और डिजिटल के थ्रू, आप अगर उनका बॉडी पोस्चर देखें, सेहत देखें,
तो बहुत ही वो लोग कमज़ोर होते हैं। ये बताइएगा, अगर हम डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें, जारी बात है मॉडर्नाइजेशन हर जगह है, नेट सोशल मीडिया हर जगह है, तरक्की पजीर या तरक्की याफ्ता माशरों में डिजिटल एडिक्शन का फ़र्क क्या है? इनके असरात एक जैसे हैं या कुछ फ़र्क हैं इनमें? देखिए, कुछ असरात तो एक जैसे हैं। बेसिकली इससे क्या आ रहा है, इससे इंफॉर्मेशन आ रही है और अब ये खुद इतना इंटेलिजेंट हो गया है कि ये अपने एल्गोरिदम्स को रेगुलेट करता है और अपने गोल्स अचीव करता है। जिस तरह हमें पता है अमेरिकन इलेक्शन इन्फ्लुएंस होता है कि आपके मोबाइल पे ऐसे एल्गोरिदम है, आपने एक वीडियो देखी, वो आपको 100 ऐसी वीडियोस दिखाएगा, आप उस इन्फॉर्मेशन से इन्फ्लुएंस होंगे और वोट डालेंगे। जी। आजकल इंडिया पाकिस्तान की जंग का वो चल रहा है, किसी चैनल पे एक रील वायरल हो गई जी कि फलाने मिनिस्टर ने कहा 3 दिन में जंग होगी, वो वीडियो आई, सारी वैसी वीडियोस आई, जंग का बयानिया बन गया। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसकी, ये वेस्ट में भी लोगों को कंट्रोल कर रही है, ये एक टूल है और यहाँ पे भी कर रही है। और जो यंगस्टर्स हैं जिनका जवान खून है, जो उस इन्फॉर्मेशन से इन्फ्लुएंस होते हैं, फिर उनके सारे बिहेवियर्स उससे गवर्न होते हैं। तो एक पूरा प्रोपेगेंडा टूल है इसका जो एल्गोरिदम है, चाहे वो इंस्टा की रील्स का है, फेसबुक की रील्स का है, टिकटॉक का है, वो आपसे अपनी बात मनवाता चला जाएगा आपकी फीड में आ के। ये वेस्ट में भी है और ये ईस्ट में भी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके कीमती वक्त। डॉक्टर उसामा बिन जुबैर साहब हमारे साथ इस अहम मसले पर बात कर रहे थे और बड़ी अच्छी उन्होंने एक बात की, एक पॉइंट उनका बहुत अच्छा था गुफ्तगू का। वैसे तो सारी गुफ्तगू बड़ी बेहतरीन थी कि आप उसको अपना एजेंट बनाएं, ना कि आप उसके हाथों यरगमाल बन जाएं, उसके एजेंट बन जाएं। और साथ ही साथ हमारा ख्याल है कि कोई जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो बड़े थिंक टैंक्स हैं, उन्हें मिल बैठना चाहिए और इस मसले का कोई हल निकालना चाहिए कि किस तरह हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं ताकि इसका कोई प्रोडक्टिव यूज किया जा सके। इसके साथ साथ उज़ैर ये भी बहुत जरूरी है कि हमें खुद किस तरह इस पर काम करना है, हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना, हम अच्छा यूज करें, बुरा यूज करें, तो ये भी बहुत जरूरी है। अभी लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं एक ऐसे अहम मौजू की जो दुनिया भर के लाखों नौजवान, खास तौर पर तलबा के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका में हालिया ट्रंप पॉलिसीज़ की, जिन्होंने गैर मुल्की तलबा के लिए तालीमी फ़ज़ा को नहायत गैर यकीनी बना दिया है। इन पॉलिसीज़ में स्टूडेंट वीज़ा मुद्दत को महदूद करना, ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले तलबा को मुल्क छोड़ने पर मजबूर करना और वर्क अपॉर्चुनिटीज़ पर सख्तियों जैसी तजावीज़ शामिल है। दूसरी तरफ MIT, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड जैसी बड़ी यूनिवर्सिटियों ने ट्रंप इंतजामिया की इन पॉलिसियों के खिलाफ आवाज़ उठाई और अमेरिकन काउंसिल ऑन एजुकेशन समेत 100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियों ने सदर ट्रंप को एक मुश्तरका ख़त भी लिखा, जिसमें उन पॉलिसियों को तालीम दुश्मन करार दिया गया है। यूनिवर्सिटियों का मौक़िफ़ है कि इन सख्तियों से न सिर्फ गैर मुल्की तलबा का तालीमी जो निज़ाम है, तसलसल है, मुतासिर होगा, बल्कि अमरीकी तालीमी निज़ाम की साख्त भी कमज़ोर पड़ेगी। ताज़ा दादोशुमार के मुताबिक अमरीका में 10 लाख से ज़ायद गैर मुल्की तलबा ज़ेर तालीम हैं, जिनमें से बड़ी तादाद का ताल्लुक जनूबी एशिया, चीन और मशरिक़ वस्ता से है। ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से सामने आने वाली इन पॉलिसीज़ के बाद इन गैर मुल्की तलबा में शदीद बेचैनी, इज़्तिराब पाया जा रहा है। इस अहम इशू आलमी तालीमी निज़ाम पर इसके असरात और अमरीका में तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद गैर मुल्की तलबा के मुस्तकबिल पर तफसीलन आज हम बात करेंगे। हमें शो में ज्वाइन किया है मारूफ करियर काउंसलर और वीज़ा कंसल्टेंट यूसुफ अलमास साहब। यूसुफ साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं सुनो पाकिस्तान में। आपसे जानना चाहेंगे कि सदर ट्रंप की जानिब से गैर मुल्की तलबा के लिए जो मुतारिफ करवाई जाने वाली नई वीज़ा पॉलिसीज़ हैं, उनकी डिटेल्स क्या है और उनमें सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा या फिर तशवीशनाक पॉइंट्स कौन से हैं? और ये भी बताइएगा इन पॉलिसीज़ का इतलाक किन तलबा पर होगा? क्या ये सिर्फ नए आने वाले तलबा पर लागू होंगी या अमरीका में जो पहले से मौजूद तलबा हैं अब वो भी इसकी जद में आ जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो ये नई पॉलिसीज़ का जहाँ तक ताल्लुक है, तो ट्रंप इंतज़ामिया की ये सारी पॉलिसीज़ का जो बेस है वो पॉलिटिकल है और उसके पीछे जो चीज़ें कार फरमा है। अब देखें, 10 लाख से ज़्यादा जो बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, बल्कि 11 लाख से ज़्यादा बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं फॉरेनर्स, तो उनमें से चंद हज़ार बच्चे निशाना बने हैं और चंद हज़ार बच्चे जो निशाना बने हैं उनकी भी बहुत सारी वजूहात हैं। तो अब अगर इस सारे सिनेरियो का एनालिसिस किया जाए तो दरअसल चीज़ ये समझ आती है कि ट्रंप इंतज़ामिया जो है वो दरअसल अपने कुछ पॉलिटिकल एजेंडा के मुताबिक आगे बढ़ रही है और उसकी वजह से वो यूनिवर्सिटीज़ या बाकी किसी चीज़ को भी खाते में लाने के लिए तैयार नहीं है।
अब गो के उन्होंने थोड़ी सी इन पॉलिसीज को रिवर्स तो किया है, लेकिन एक्चुअल बात ये है कि ये पॉलिसीज किसी न किसी शक्ल में चलेंगी, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है नए आने वालों पर ज्यादा होगा और जो वहाँ पे मौजूद हैं उन पे रिलेटिवली कम होगा। लेकिन उसका इन सारी चीज़ों से निकलने का और इनको बेहतर अंदाज से हैंडल करने का तरीक़ेकार ये है कि स्टूडेंट जो है अपने आप को प्रोफेशनली बेहतर अंदाज से वहाँ पे रखे। मसलन मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ और मैं मुझे खुशी है इस बात पर कि हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट रिलेटिवली इसकी जद में कम आए हैं। सबसे ज़्यादा जो इसकी जद में आए वो इंडियन आए हैं, और उसकी वजह क्या है? उनकी इलीगल एक्टिविटीज़ जो हैं वो वहाँ पे वजह बनती हैं, और उनकी जो है ना माइनर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वो उसकी वजह बनती हैं। पॉलिटिकली मतलब मिसकंडक्ट जो है वो उसकी वजह बनता है। और इवन कनाडा ने भी इस बात पे बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार किया है कि इंडियन स्टूडेंट्स को मतलब प्रेफर नहीं करना चाहिए। सही। ये सूरत हाल जब हम इसका एनालिसिस करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट जो हैं वो अपने अंदर एक पैनिक महसूस ना करें। बिल्कुल इस चीज को इस अंदाज से लेना लेकिन ये यूसुफ साहब बड़ी खुश आइन बात है जो आपने भी बताई है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को कम टारगेट किया गया है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अमेरिका की बड़ी यूनिवर्सिटीज जैसे हार्वर्ड, MIT और स्टैनफोर्ड और दीगर इदारों में सदर ट्रंप की पॉलिसीज के खिलाफ जो मुश्तरका खत लिखा गया है, इसकी अहमियत क्या है? और ट्रंप इंतजामिया की जानिब से इस मुश्तरका खत पर कोई रद्द अमल सामने आया अब तक? इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। उस खत की वजह से ये जो पॉलिसीज के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब कुछ यानी शिद्दत थी वो उसमें कमी आई है, और थोड़ी सी ट्रंप इंतजामिया लीनियंट हुई है। और दूसरी बात ये हमें नहीं भूलना चाहिए, 44 बिलियन डॉलर वो फॉरेन स्टूडेंट से ले रहे हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि 44 बिलियन का स्टेक जो है ना वो इग्नोर करते हैं? ये मुमकिन बात नहीं है। हाँ, ये चीज जरूर है कि इसकी आड़ के अंदर वो अपने टारगेट करेंगे उन चीजों को कि जो उनकी पॉलिसीज के साथ टकराव में आती हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स से कहूंगा कि अगर 7 चीजों का वो ख्याल रखें तो किसी सूरत उन्हें इन प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहीं पाकिस्तान से वीजा भी मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि वहां जाके उन्हें सेटल होना और अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करना उनके लिए कतन मुश्किल नहीं होगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि वो अपने प्रोग्राम को सही सिलेक्ट करें। तो वीज़ा प्रोसेस के अंदर जब वीज़ा काउंसलर के सामने जाते हैं, मेरा 15 साल इनसाइड एक्सपीरियंस है, मतलब जहां वीज़ा लगता है मैं उस सारे प्रोसेस से वाकिफ और बहुत डिटेल से वाकिफ हूँ इन चीज़ों से कि ये चीज़ें होती क्या हैं। तो मैं ये साफ बताता हूँ कि सबसे पहला प्रॉब्लम आता है कि स्टूडेंट जो है अपने प्रोग्राम के बारे में कॉन्फिडेंट ही नहीं होता कि जो प्रोग्राम मैं करने जा रहा हूँ या पढ़ने जा रहा हूँ, ये क्यों पढ़ने जा रहा हूँ, मेरा एप्टीट्यूड उससे मैच करता है नहीं करता है। उसके लिए उसको असेसमेंट की तरफ जाना चाहिए, एप्टीट्यूड असेसमेंट। दूसरी चीज़ ये है कि जिसका उसे ख्याल करना है वो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और वो भी इसी से लिंक है। उसमें 3 बातें होती हैं कि वाई दिस प्रोग्राम, वाई दिस यूनिवर्सिटी और अल्टीमेटली मेरा गोल क्या है, और ये चीजें इसी से लिंक करती हैं। उसके बाद चीज आती है कि ये यूनिवर्सिटी का मामला कि मैं इस फलां यूनिवर्सिटी को क्यों मैं टारगेट कर रहा हूँ, ये वाज़ेह क्लियर आंसर होना चाहिए। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसके अलावा ये आइल्स का स्कोर है। फिर एक आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका सोशल मीडिया अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल मैं कंप्यूटर साइंटिस्ट हूँ, लेकिन मेरा सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो मुझे कंप्यूटर साइंटिस्ट के तौर पे पेश नहीं करता। तो जब ये सारी चीज़ें लिंक की जाती हैं और कंपाइल की जाती हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट का जो वीज़े की सक्सेस रेट है वो डाउन हो जाता है। और अगर इन 7 चीज़ों को बिल्कुल ठीक से सेट कर लिया जाए, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ। बहुत शुक्रिया यूसुफ अनवर, बड़े बेहतरीन आपने जो 7 टिप्स हैं, जो 7 पॉइंट्स हैं वो बड़े अच्छे तरीके से आपने एलेबोरेट किए हैं। यकीनन जितने भी तलबा हैं जो कि अमेरिका में तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं, उनको इन पर जो है वो नज़र रखनी चाहिए और इनका ख़ास ख्याल रखना चाहिए, बल्कि इनकी चेकलिस्ट बना लेनी चाहिए कि ये सब चीज़ें उन्हें अप्लाई करने से पहले अपने माइंड में रखनी है और इसके लिए प्रिपेयर रहना है।
और आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ यूसुफ साहब ने बड़ी अहम बात की है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट इस पॉलिसी की जद में बड़े कम आए हैं। हमारे तो बड़ी खाते में अगर खुशहाल कोई बात जुर्म है। निकले तो वो फिर गजा वालों को सपोर्ट करना ही निकलता है। हम उनके लिए जो निकलते हैं सड़कों पर एहतजाज करते हैं, सिर्फ वो है। ट्रू। तो अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का। नाजरीन कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान एयरफोर्स अपने अज़्म, महारत और दलेरी के बदौलत ना सिर्फ वतन अजीज बल्कि पूरी दुनिया में एक नाकाबिले तस्खीर कुव्वत समझी जाती है। फजा के शाहसवारों और फलक के राजदारों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए एक नया मिली नगमा जारी किया गया है। ये नगमा ना सिर्फ पाक फिजाइया की पेशावराना महारत, जदीद जंगी सलाहियत और हमा वख्तियार रहने का आईनादार है, बल्कि पूरी कौम के दिल की आवाज भी है। और प्रोग्राम में अब हम आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं पहलगाम हमले की। तो भारत की दाखिली और सिफारती महाज पर शदीद हजीमत के बावजूद मोदी हुकूमत की इश्तियाल अंगेजी और धमकियों का सिलसिला तो जारी है ही। पहलगाम वाक़े के बाद भारत की गीदड़ भपकियों के पेश नज़र पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाक फौज की जंगी मशकें पूरे जोरों शोर से जारी हैं। जंगी हिकमत अमली के पेश नज़र मशकों में जदीद हथियारों का अमली मुजाहरा भी किया जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने गुज़श्ता रोज काटला फायरिंग फील्ड रेंज का दौरा किया। पाक फौज की मंगला स्ट्राइक कोर की जंगी मशकों का जायजा लिया और हैमर स्ट्राइक मश्क में जंगी तैयारियों और जदीद टेक्नोलॉजी का अमली मुजाहरा किया। इस मौका पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दुश्मन को वाज़े और दो टोक अल्फाज में पैगाम दिया है कि कोई गलत फहमी में ना रहे। भारत की किसी भी किस्म की अस्करी मुहिमजोई का फौरी, दो टोक और बुलंद सतह का जवाब दिया जाएगा। इसके साथ उनका ये भी कहना था कि भारत की किसी भी किस्म की अस्करी का जवाब तो जो मुहिमजोई है उसका दो टोक अल्फाज में जवाब तो दिया जाएगा। साथ ही साथ पाकिस्तान इलाकाई अमन का ख्वाहा है और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी तैयारी और अज़म गैर मुतज़लज़ल है। पहलगाम हमले के बाद से जारी पाक भारत कशीदगी को कम कराने के लिए आलमी बरादरी सरगर्म है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और भारतीय वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते किए हैं। उन्होंने दोनों ममालिक पर जोर दिया कि कशीदगी कम करने के लिए मिलकर काम करें। उधर अमरीकी महकमा ख़ारजा ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। सऊदी अरब ने दोनों ममालिक को कशीदगी से गुरेज करने और अपने तनाज़ात की सतह पर ही हल करने का मशवरा दिया है, जबकि कुवैत का ये कहना है कि दोनों मुल्क तहम्मुल और बर्दाश्त का दामन थामें और कशीदगी से हद्दुल इम्कान बचने की कोशिश करें। नाजरीन, इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर आलमी अमूर शाजिया चीमा साहिबा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, पहलगाम हमले पर मोदी हुकूमत की दाखिली और सिफारती सतह पर नाकामी खुलकर सामने आ गई है। मोदी सरकार अपनी हजीमत को मिटाने के लिए ख़त को जंग की जानिब धकेलने की कोशिश कर रही है। भारतीय जारहियत खित्ते के अमन के लिए कितना बड़ा खतरा है, इस पर जरा वजाहत कीजिएगा। हिंदुस्तान हमेशा से उसका पाकिस्तान की तरफ जो रवैया है वो बहुत जारहाना रहा है, लेकिन इस दफ़ा तो वो तमाम हदें ही पार कर गए हैं। इस हिंदुत्व और मोदी गवर्नमेंट के इस तनाज़ुर में, और ख़ास तौर पे जब भी इलेक्शन होने होते हैं, हमारे नाज़रीन के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया में इलेक्शन होने होते हैं और अगर गवर्नमेंट बीजेपी की हो तो इस तरह का कोई ना कोई जो है वो सिनेरियो क्रिएट होना एक बहुत नॉर्मल बात है जी। लेकिन बहरहाल जंग जो है वो किसी सूरत एक नॉर्मल चीज़ नहीं है, हम उसको नॉर्मलिटी तो नहीं कह सकते। तो अब इतना ज़्यादा बीजेपी ने और मोदी गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर जंग का माहौल क्रिएट कर दिया है। अल जज़ीरा पे एक रिपोर्ट शाये हुई है कि पहलगाम अटैक की रोशनी के लिए में 20 गाने जो हैं वो बनाए गए और बाकायदा उन गानों की लिस्ट मौजूद है, उन गानों के लिरिक्स मौजूद हैं कि वो कितने इंस्टिगेट करने वाले हैं, वो कितने ज़्यादा मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनी और नफरत फैलाने वाले हैं। और इतना तमाम प्रोपेगेंडा करके अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा है। और जो लीक जो है वो हमारे सामने आई है कि इनको पहले ये कहा गया था कि आपने 36 घंटे तक रिपोर्ट नहीं करनी और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके बाद पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाना है। मैं सारी बातें इसलिए कर रही हूँ कि इन्होंने एक पूरी सिचुएशन क्रिएट की जिसके अंदर इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना था
और इस इल्ज़ाम को इस तरह से लगाना था कि पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान की तरफ उँगलियाँ उठाए। लेकिन पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है, पाकिस्तान की जो जितने भी डिप्लोमेटिक एफ़र्ट्स हैं और ख़ास तौर पे हमारी जो इंटरनल हमारा अपना मीडिया, एकेडेमिया, इंटेलिजेंसिया, हमने जिस तरह से इस सिचुएशन को रिएक्ट किया है और हैंडल किया है, ये करने में तो वो कामयाब नहीं रहा और ये बुरी तरह से उसके ऊपर बैकफायर कर गया है कि अब इस सिचुएशन को मैंने कैश कैसे करवाना है। अब अपने ही 26 लोगों की लाशों के ऊपर मैंने अब सियासत कैसे करनी है। ये तो मेरा सारे का सारा काम जो है वो गड़बड़ हो गया है। तो अब वहाँ पे शदीद मखमसा ये पाया जाता है कि जो उसके अपने भक्त हैं, क्योंकि सारे हिंदुस्तानी भी जंग नहीं चाहते हैं, ये तो एक कल्ट है ना, बिल्कुल, बीजेपी जी। का कल्ट है हिंदुत्व का। उसके जितने फॉलोअर्स, उसके जितने डिसाइपल्स और भक्त हैं, वो जंग चाहते हैं और वो जंग उनको अगर नहीं मिलेगी तो अब मोदी के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है। मोदी हर सूरत अब ये कोशिश कर रहा है, आपने उसके इंटरनल पॉलिटिक्स में देखा होगा कि कल उसने एक यू टर्न लिया है और ये बात थोड़ी इररेलेवेंट लग रही है लेकिन ये बहुत रेलेवेंट है इस सिनेरियो में। उसने यू टर्न लेकर कहा है कि मैं इंडिया के अंदर जो मर्दमशुमारी कराऊंगा उसमें जात का खाना रखा जाएगा, मैं कास्ट सेंसस कराने लगा हूं। ये दोनों बहुत इररेलेवेंट बातें हैं आपस में, लेकिन इंडिया के अंदर ही एक बहुत बड़ा इशू है और अब इंडियन मीडिया जो है वो जंग की बात कम और कास्ट सेंसस की बात ज्यादा कर रहा है। और उससे भी ज्यादा हैरत की बात यह है कि ये कास्ट सेंसस की बात जो है ये कांग्रेस का टॉकिंग पॉइंट है। कांग्रेस की पूरी सियासत जात की मर्दमशुमारी के ऊपर टिकी हुई। तो आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि मोदी ने ये सारा कुछ जो है वो अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए किया था और इंटरनल पॉलिटिक्स में चूंकि बिहार के इलेक्शन और अपने राज्यसभा के इलेक्शन से पहले उसका ये पूरे का पूरा प्लान चौपट हो गया है। तो चौपट होने के चक्कर में उन्होंने विद इन डेज, विद इन 72 आवर्स अपना सेकंड टॉकिंग पॉइंट मार्केट में लॉन्च कर दिया है। यानी तो शाज़िया हमारे साहिबा लिए इस नजर बात का यही आता है कि बहुत ही- सारी जो है वो सियासी अज़ाइम जो है वो हासिल करने की कोशिशें हैं और अगर हम देखें तो अपने कंट्री के लिए नहीं, अपने वतन के लिए उन्हें फेस सेविंग नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपनी सियासत के लिए, अपनी जमात बीजेपी के लिए मोदी को फेस सेविंग चाहिए। ज़रा ये भी फरमाइएगा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो बढ़ती कशीदगी है, इस पर हम देख रहे हैं कि आलमी बरादरी भी सरगर्म हो चुकी है, राब्तों का सिलसिला भी चल रहा है। कशीदगी में कमी के लिए आलमी ताकतें कोई मौसर किरदार आपके नज़दीक अदा कर सकती हैं और भारत को पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदार तहकीकात पर मजबूर कर सकेंगी? आलमी ताकतें जो हैं वो पाकिस्तान को एज अ रिस्पॉन्सिबल प्लेयर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा भरोसा कर रही हैं। एक तो उनको इस चीज़ से हर एक मुल्क ने जो है पूरी दुनिया में ये इस बात से का इयादा किया है कि ये एक बहुत ही अजीब सी स्टूपिड सा एलिगेशन है कि आपका अगर अटैक हो गया और पाकिस्तान जो है वो बावाज़ बुलंद कह रहा है कि आप इस पे जो है वो इन्वेस्टिगेशन करवाएं और जो भी मुजरिम निकलता है उसको आप पकड़े। पाकिस्तान को इस बात से इनकार तो नहीं कर रहा है, लेकिन क्या साबित हुआ अगर कि आपने ही अपने 26 बंदे पहले की तरह मरवाए हुए हैं अपनी ही सियासत के लिए, तो फिर और ये किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेगी। तो आलमी ताकतें जो हैं वो कह तो यही रही हैं डिप्लोमेटिक स्फेयर में कि दोनों मुल्क जो है वो रिस्ट्रेन करें, लेकिन पाकिस्तान पे इस बात का भरोसा ज्यादा कर रही है क्योंकि पाकिस्तान एक ज्यादा सेन मुल्क है और इंडिया उसके मुकाबले में एक डायरेक्शनलेस और अपना इंटरनल पॉलिटिक्स ड्रिवन और ख़ास तौर पे हाइपर नेशनलिस्टिक एजेंडा के साथ, हिंदुत्व एजेंडा के साथ रखने वाला एक न्यूक्लियर स्टेट है, जो कि बहुत डेंजरस बात है। आप एक इलेक्शन जीतने के लिए आप 26 लोग मरवा सकते हैं, आप एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, आप पूरे के पूरे खिते के अंदर तबाही फैला सकते हैं, आप किसी नेबरहुड में कोई हमसाया आपसे बात नहीं करना चाहता, बांग्लादेश से आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, चीन आपका दुश्मन है, पाकिस्तान आपका दुश्मन है, नेपाल, श्रीलंका जो है वो आपसे जो है वो किसी किस्म की कोई दोस्ती नहीं रखना चाहते। और उसके बरक्स पाकिस्तान के साथ रीजनल जो हमारे कनेक्टिविटी है, आप देखें हमारे ईरान के साथ ताल्लुकात, हमारे चाइना के साथ ताल्लुकात, आज़रबाईजान ने हमें यहाँ तक कहा है बरादराना तौर पे, और हम बहुत खैर मकदम करते हैं कि आप हमारी मिलिट्री ले जाएं, आप हमारी आर्मी ले जाएं, पाकिस्तान को किसी आर्मी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल एक बहुत बड़ा खैर सगाली का पैगाम होता है। तुर्की ने कहा है
कि पाकिस्तान जो है वो उसको जो मदद चाहिए दरकार है हम उसे दे सकते हैं। सही, चाइना ने सही। कहा है पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। तो इंडिया ने को सब यही कह रहे हैं कि ये जो पागलपन है इसको किसी नतीजे पे पहुंचना चाहिए। तो मैं तो यही एडवोकेट कर रही हूँ कि अब इंडिया इस बात को भूलकर जात पात की सियासत में घुसना चाह रहे हैं। उनके लिए ये एक इवेंट था। पाकिस्तान को इसका पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। हमें यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल चार्टर 2 सेक्शन 4 के में जाके बाकायदा रिपोर्ट कर देनी चाहिए, जिसमें हमारे पास राइट है कि जब कोई मुल्क आपके ऊपर कोई बोहतान लगाता है, इल्जाम लगाता है और साथ में उसके जंग अटैच कर देता है और साथ में आप पर ये बात करता है कि इस इल्जाम के नतीजे में मैं आप पर जंग मुसल्लत कर दूंगा, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हमें राइट देता है कि हम उसके अगेंस्ट जाके मुकदमा जो है नो वो डाउट दर्ज शाजिया करा साहिबा, ये सकते हैं। बेबुनियाद तो हमें अब इस एलिगेशंस हैं बात जो को पीछा भारत की नहीं छोड़ना जानिब से चाहिए। पाकिस्तान पे लगाए गए हैं। कुछ देर पहले आप तज़किरा कर रही थी इस चीज़ का कि भारत का झूठा बयानिया आलमी सतह पर कोई भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। क्या भारत की बढ़ती हुई इश्तियाल अंगेजी और गीदड़ भपकियां इस बात का सबूत नहीं कि नई दिल्ली सफारती महाज पर बुरी तरह तनहा हो चुका है? इस पर क्या कहेंगी? वो सफारती महाज पे बुरी तरह से तनहा हो गया और ये इंटरनेशनली यहाँ इवन यूरोप में बैठे हुए भी जो है वो बात हो भी रही है और डिस्कस भी हो रही है, जहाँ तक क्योंकि दुनिया में और बहुत कुछ इस वक्त हो रहा है और जो पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, उसके प्लेटर पे और बहुत कुछ है। तो जितना थोड़ा बहुत जो टाइम और कवरेज और इसकी तरफ जो है वो तवज्जो दी जा रही है इस इवेंट की तरफ, ये कोई दुनिया का बहुत बड़ा इवेंट एज सच वैसे भी कंसीडर नहीं हो रहा जितना कि इसको इंडिया ने हाइप दी हुई है। तो उसमें यही कहा जा रहा है कि ये इंडिया को जो है उसको सेनली जो है वो इसमें देखना चाहिए और ये बात हो रही है कि आप विदाउट किसी भी सबूत के, विदाउट किसी भी इन्वेस्टिगेशन के इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर 2000 बंदा जो है वो आपने अरेस्ट कर लिया और उस पर सुनने में आया है कि बेतहाशा उनके ऊपर बकायदा टॉर्चर किया जा रहा है, उनकी फैमिली जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है। तो आप कलेक्टिव पनिशमेंट पे भी आ गए हैं। आप वहाँ पे और वीडियोस जो वायरल हो रही हैं जो कि इस इवन यूरोपियन सोशल मीडिया तक भी पहुँच रही हैं, वो ये कि वहाँ पे फैमिलीज जो हैं कश्मीर के अंदर, बीवी वहाँ की है, मियाँ जो है वो पाकिस्तान से है, पाकिस्तान से बच्चे जो हैं, दादा दादी जो हैं, क्योंकि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर जो है और वो पाकिस्तानी कश्मीर जो है, दोनों के दरमियान लोगों में रिश्तेदारियां हैं। आप उनको 24 घंटों के अंदर कह रहे हैं जी बाहर निकल जाएं और लोग बेचारे छोटे छोटे बच्चे रोते हुए छोड़कर, बहुएं जो हैं वो बूढ़े सास ससुर छोड़कर, क्योंकि वो वहाँ ब्याही भी थी, वो वहाँ से आपने उनको 24 घंटों के अंदर वहाँ से निकलने के लिए कह दिए। लोग हॉस्पिटल, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि इस तरह की बेबुनियाद चीजों को जवाब बनाकर गैर इंसान भी चल रहा है, कलेक्टिव पनिशमेंट का सिलसिला भी जारी है भारत की तरफ से। बहुत शुक्रिया शाजिया चीमा साहिबा, आप अपना तज्जिया दे रही थी। और सबसे अहम बात यह कि पाकिस्तान ने सबसे पहले जो ऑफर की थी कि आप इस वाकये की, भारत को ये ऑफर की गई थी कि गैर जानिबदार किसी भी मुल्क से आप तहकीक करवा लें। अब हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ अमेरिका, जो कि जिसका झुकाव, जिसका रुझान, जिसका मौशी फ़ायदा हम देखते हैं कि इंडिया में ज़्यादा है, वो भी इस मौक़िफ़ की तायद कर रहा है। वो भी कह रहा है आप गैर जानिबदार तहकीकात करवाएं। इसके साथ साथ सऊदी अरब, कुवैत और जो दीगर ममालिक हैं वो भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ के हामी हैं। तहकीकात करवा लेना 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर, हादसे के फौरन बाद। चलें नाज़रीन, एक खुश आइन खबर शामिल करते हैं। मोहब्बत का पैगाम जो आया है सिख गुलकारा की जानिब से, और भारतीय पंजाब से ये खबर है जहां से ताल्लुक़ रखने वाली सिख गुलकारा ज़ारा गिल का पाकिस्तान से मोहब्बत पर मबनी गाना इन दिनों सोशल मीडिया पे खूब धूम मचा रहा है। गुलकारा ने इस गाने के ज़रिए ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए मोहब्बत का इजहार किया, बल्कि इसे बाबा गुरु नानक के फ़लसफ़े और सरज़मीन ने पंजाब से जोड़कर एक रूहानी, एक तहजीबी रंग भी दिया। और गाने के पैगाम में बताया गया है कि जिस धरती पर बाबा गुरु नानक जी ने अपनी ज़िंदगी गुजारी, इसे कैसे नापसंद किया जा सकता है। ताहम इस मोहब्बत भरे पैगाम को भारत में बर्दाश्त ही नहीं किया गया। भारतीय हुकूमत ने इस गाने पर मशरकी पंजाब में पाबंदी आयद कर दी, मगर ये गाना अब यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खूब वायरल हो चुका है, जहां लाखों लोग इसे पसंद कर रहे हैं और मोहब्बत, अमन और रूहानी वाबस्तगी के इस पैगाम को खूब सराहा जा रहा है। तो नाजरीन, अभी वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में अब ऐसी खबर शामिल करते हैं जिससे ना सिर्फ इस्लामाबाद के शहरियों का सर फख्र से बुलंद कर दिया है, बल्कि पाकिस्तान के लिए भी ये एक
मुस्बत पैगाम है। खबर यह है कि बैनुल अक़वामी वेबसाइट नंबियो ने 2025 की सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट जारी की है, जिसमें दुनिया के 380 बड़े शहरों को शामिल किया गया और हैरत अंगेज तौर पर इस्लामाबाद ने न्यूयॉर्क, लंदन, ओस्लो, सिडनी और मॉस्को जैसे आलमी शहरों को सिक्योरिटी के एतबार से पीछे छोड़ दिया। नंबियो के मुताबिक इस्लामाबाद को 93वां महफूज तरीन शहर करार दिया गया है। इसके अलावा वफाकी दारुल हुकूमत को पहले भी अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से अपने अमले के लिए फैमिली स्टेशन के तौर पर तस्लीम किया जा चुका है, जो कि इसकी बेहतर सिक्योरिटी सूरत हाल की अक्कासी करता है। उधर लाहौर भी आलमी दर्जाबंदी में बेहतरी के साथ अब दुनिया का 63वां महफूज तरीन शहर बन चुका है और क्राइम इंडेक्स में भी नीचे आकर 37वीं पोजीशन पर आ गया है। लेकिन आज हमारा फोकस इस्लामाबाद पर है। क्या आखिर इस कामयाबी के पीछे कौन सी हिकमत अमली, इस्लाहात और इक़दामात कार फरमा हैं? इस अहम मौजू पर रोशनी डालने और इस्लामाबाद पुलिस की हिकमत अमली से हमें आगाह करने के लिए हमें ज्वाइन किया है DIG इस्लामाबाद पुलिस मोहम्मद जवाद तारिक साहब ने। जवाद साहब, आपको सुनो पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। साथ ही इस्लामाबाद के शहरियों की तरफ से इस कामयाबी पर आपको और आपकी टीम को हम मुबारकबाद भी पेश करते हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि नंबियो की इस रिपोर्ट में इस्लामाबाद को इतनी बेहतर पोजीशन पर आना कैसे मुमकिन हुआ? वो कौन सी हिकमत अमली थी या आपने ऐसी रिफॉर्म्स की जिसकी वजह से इस्लामाबाद ने सिक्योरिटी के एतबार से दुनिया के बड़े बड़े ममालिक को भी पीछे छोड़ दिया? थैंक यू वेरी मच जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें इस तरह से है कि जी, एक तो ये बड़ा मोमेंट ऑफ प्राइड है पाकिस्तान के लिए भी और इस्लामाबाद पुलिस के लिए कि इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान का सबसे सेफेस्ट सिटी और दुनिया के 380 में 93rd नंबर पे आया है। इसके अंदर इस तरह से है कि जी, एक तो इस्लामाबाद के डायनामिक्स इस तरह से हैं, बीइंग कैपिटल सिटी के यहाँ पे एक डिप्लोमेटिक कम्युनिटी पूरी है, एम्बेसीज़ हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए, इसी तरह बाकी जो फॉरेनर्स हैं जिसमें चाइनीज़ हैं, उसके लिए हमारा एक प्रॉपर स्पेशलाइज्ड सिक्योरिटी डिवीज़न यहाँ पे काम करता है उनकी सिक्योरिटी के लिए और उनको सिक्योर करना, उनकी जितनी इंस्टॉलेशंस हैं, एम्बेसीज़ हैं, फॉरेन मिशंस हैं। तो एक तो वो चीज़ हो गई जिसकी वजह से आपने ऑलरेडी जैसे बताया कि जी UN ने इसको एक फैमिली स्टेशन पहले से ही डिक्लेयर किया हुआ है। तो मतलब फॉरेनर्स का और डिप्लोमेट्स का, डिप्लोमेटिक कम्युनिटी का ऑलरेडी हमारे सिक्योरिटी के ऊपर एक कॉन्फिडेंस है। उसके बाद बात आ जाती है क्राइम की। तो क्राइम के लिए भी हमने जिस तरह इसमें क्राइम इंडेक्स का मेंशन किया गया है इस सर्वे के अंदर, तो हमारा बेसिक मकसद यही है कि जी सबसे पहले जो है वो स्ट्रीट्स को सिक्योर किया जाए। कोई भी सिटीजन जो है वो दिन के वक्त या रात के वक्त जो है वो सेफली यहाँ पे मूव कर सके, अपनी सारी एक्टिविटीज़ कर सके। तो उसके लिए एक प्रॉपर जो हमारा पेट्रोलिंग का एक मैकेनिज्म है उसको डेवलप किया गया और रिक्वायरमेंट बेस्ड किया गया। अब आप देख लें जैसे मार्गला हिल्स हैं, ट्रेल्स हैं, तो ट्रेल के लिए हमने अलग से एक पेट्रोलिंग यूनिट बनाया है और वहाँ पे माउंटेड पेट्रोल भी है और बाइक्स के ऊपर भी पेट्रोलिंग है। इसी तरह जो स्ट्रीट्स हैं, सेक्टर्स हैं, वहाँ पे डॉल्फिन के पेयर जो हैं वो पेट्रोलिंग करते हैं। मार्केट्स जितने मराकज़ हैं उनके ऊपर हमारी स्मार्ट कार्स और सिटी वॉचर्स की व्हीकल्स जो हैं वो डिप्लॉयड होती हैं। इसी तरह F9 पार्क है या कोई इस तरह के और बड़े पार्क्स हैं तो वहाँ पे फुट पेट्रोलिंग और साइकिल पेट्रोलिंग है। थानों की गाड़ियां भी जो हैं वो रूरल एरिया में पेट्रोलिंग करती हैं और उन सब की मॉनिटरिंग के लिए जो सेफ सिटी है वहाँ पे बेसिकली हमने वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर्स जो हैं वो डिप्लॉय किए हुए हैं, जो उस पेट्रोलिंग जो फिजिकल हो रही है उसको भी मॉनिटर कर रहे होंगे। जवाद साहब, ये बताइएगा इस्लामाबाद में जराइम की शरह में गुज़िश्ता 2 सालों में कितना फ़र्क आया है, कितना महसूस किया, या क्या आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स कहते हैं, और किस किस्म के जराइम में सबसे ज़्यादा कमी देखी गई है? जी, इसमें जितने हेनस केसेस हैं जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, जैसे चोरी, रॉबरी, डिकॉइटी है, तो उसका जो ओवरऑल फिगर है इस करंट ईयर का वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अभी तक का उसमें 20% का डिक्लाइन आया है। और उसके अंदर भी फर्दर जो है वो जो डिकॉइटी है उसके अंदर सबसे ज़्यादा ड्रॉप आया है। तो ये सारी इसी तरह से जो हमारी जितनी डिजिटल इंटरवेंशंस हैं और जो सेफ सिटी में हमारे जितने डिजिटल इंटरवेंशंस और जितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसके थ्रू ही बेसिकली ये पॉसिबल है। जवाद साहब, ये तो सारी चीज़ें यकीनन मददगार हैं, हेल्पफुल हैं, जिस तरह से आपने बताया कि सेफ सिटीज़ कैमरा भी हैं और सारी चीज़ें भी हैं। सर, ज़रा ये भी बताइएगा कि पिछले साल की निस्बत जिस तरह से आपने कंपैरिजन अभी पेश किया कि 20% डिक्लाइन है क्राइम रेट में, तो ये जो हमसाया मुल्क के गैर कानूनी मुकीम अफराद थे उनको भेजने से भी सूरत हाल में वापस जो भिजवाया गया, इस पॉलिसी के बाद भी सूरत हाल में कुछ बेहतरी आई?
जी डेफिनेटली उसकी वजह से भी बिल्कुल जो IFRP चल रहा है उसकी वजह से भी आया, क्योंकि उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको हम एट टाइम्स ट्रेस करना, उनके कवाइफ निकालना वो पॉसिबल नहीं होता था, तो उनके लिए क्राइम करके गायब हो जाना इट वाज कंपैरेटिवली इजी। मतलब एक लोकल एक क्राइम करे तो वो कहीं ना कहीं फेशियल रिकग्निशन में आ जाएगा या उसके फिंगरप्रिंट्स किसी क्राइम सीन से जो है वो मैच हो जाएंगे नादरा के थ्रू, तो लोकल्स को ट्रेस करना इज़ कंपैरेटिवली ईजियर, उनका पकड़ा जाना आसान है। तो इसी तरह जो दूसरे एलियंस हैं उनके लिए मुश्किल हो जाता है उनको ट्रेस आउट करना। बिल्कुल ठीक। जवाद साहब, कुछ देर पहले आप सेफ सिटी प्रोजेक्ट का तस्करा कर रहे थे, इसी हवाले से बात कर लेते हैं। पुलिस की जानिब से शहरियों के साथ राब्ते और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बेहतर बनाने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं, एक तो इसकी वजाहत कीजिए, और साथ ही साथ सेफ सिटी प्रोजेक्ट का किरदार कितना अहम है इस सारे केस के अंदर? जी बिल्कुल, देखिए जी, जिस तरह से चीज़ें डेवलप हो रही हैं सारी और जिस तरह से क्राइम का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो उसमें टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन और डिजिटल इंटरवेंशन लानी प्रोसेसेस के अंदर बड़ी ज़रूरी है। बिल्कुल। तो उसमें एक तो सबसे पहले अगर हमारे साथ कांटेक्ट इस्टेब्लिश करने की बात की जाए तो उसके लिए हमारा एक 15 जो इमरजेंसी रिस्पांस है वो अवेलेबल है। 15 पे कोई भी शहरी कॉल करता है, वो कॉल रिकॉर्ड होती है, उसकी टाइमिंग, उसके बाद पुलिस का रिस्पांस, उसका एक प्रॉपर एक SOP बना हुआ है, किस तरह से कॉल आगे पास होनी है किसी भी यूनिट को रिस्पॉन्ड करने के लिए, और फिर कितने टाइम में उन्होंने वहाँ पहुँचना है, कितने टाइम में वो पहुँचा। उसके बाद सिटीज़न जिसको एड्रेस किया गया, जिसकी ग्रीवेंस को एड्रेस किया गया, उसका फीडबैक लिया जाता है। उसके बाद फिर आगे अगर किसी की FIR होनी है तो अगेन थाने के अंदर भी हमारा जो एक कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अंदर E-टैग इशू किया जाता है, उसका फॉलोअप लिया जाता है कि कितने टाइम में FIR दर्ज हुई या फाइल करनी है तो फाइल कब हुई। तो वो पूरा प्रोसेस अब जिस तरह से डिजिटलाइज किया गया है तो वो टेक्नोलॉजी की मदद से ही किया गया है और उसकी बड़ी अहमियत है। इसी तरह जो सर्विलेंस है, डिजिटल सर्विलेंस थ्रू सेफ सिटी है, उसका भी अब हम नेक्स्ट फेज़ में फ़ेज़ 2 की तरफ जा रहा है। इस्लामाबाद का फ़ेज़ 2 प्रोजेक्ट भी अभी लॉन्च होने वाला है, तो वो मज़ीद भी जो उसके अंदर कवरेज है वो पूरे शहर के अंदर की जाएगी। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जा रहा है, लेटेस्ट जो भी है। जवाद जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने बताया और हमने भी देखा, रिसर्च भी शेयर की कि इस्लामाबाद महफूज शहर करार दिया गया है, तो सर जो शहरी हैं वो इस्लामाबाद पुलिस से भी खुद को महफूज तस्वुर करें, ख़ास तौर पर पुलिस में बदउनवानी के खात्मे और एहतसाब के हवाले से क्या इकदाम किए गए हैं जिनकी वजह से शहरियों का एतमाद बढ़ रहा है, और कोई रीसेंट एग्जाम्पल अगर आप शेयर करना चाहें तो ज़रूर कीजिए। जी, इसमें एक तो आप ये देख सकते हैं कि जी हमारा एक इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच एग्जिस्ट करती है IG ऑफिस के अंदर। कोई भी पुलिस के अगेंस्ट किसी भी किस्म की कंप्लेन हो तो उसकी IG ऑफिस में उसकी प्रॉपर इंक्वायरी की जाती है, और अगर कहीं कोई पुलिस मुलाजिम गिल्टी होता है तो उसके खिलाफ बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है, और लिया भी गया है। वो फिगर्स भी हम शेयर कर सकते हैं कि कितनों हमने सजाएं दी गई। उसके अलावा रीसेंट एग्जांपल अगर आपने जैसे पूछी है तो उसमें मैं एक एग्जांपल, एक मर्डर केस की रिसेंटली काफ़ी मीडिया में हाईलाइट भी हुआ कि एक बच्चे का, सेनेट के एक मुलाजिम का मर्डर हुआ जिसमें हमारे एक रिटायर्ड SP जो है वो इन्वॉल्व थे। तो वो एक सबसे रिसेंट एग्जांपल है कि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो अपने किसी भी, अगर कोई गिल्टी है हमारे फोर्स के अंदर किसी भी किस्म का, तो उनको किसी भी किस्म की हम कोई रिलैक्सेशन नहीं देते किसी भी किस्म की, तो वो एक्शन एज पर लॉ ही होता है। सही, बिल्कुल ठीक है जवाद साहब, बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद जैसे दारुल हुकूमत में सियासी जलसे, धरने या एहतजाज हाल में शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ आप लोग फराहम करते हैं, और एक बेहतर अंदाज में आप लोग शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके उनके रहन सहन का भी ख्याल रखते हैं। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अभी इसी के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो एक खास सेगमेंट आपका इंतज़ार कर रहा होगा, तो टेक अ ब्रेक। नाजरीन, इस्लाम एक ऐसा दीन है जो अमन, सलामती और भाईचारे का दर्स देता है, लेकिन जब अमन के दाई पर जंग मुसल्लत कर दी जाए, जब दुश्मन अपनी जारियत और तकब्बुर में हदूद पार करे, तो फिर इस्लाम अपने मानने वालों को जुल्म के खिलाफ डट जाने का हुक्म देता है। पाकिस्तान और भारत के माबैन कशीदगी के इस माहौल में बतौर मुसलमान हमारा ईमान है कि हम कभी भी जंग की ख्वाहिश नहीं रखते, लेकिन अगर किसी गलत फहमी या जारहाना इकदाम की सूरत में हमें दिफा पर मजबूर किया गया, तो फिर हुब्बुल वतनी और ईमान का तकाजा ये है कि हम दुश्मन का मुकाबला जुर्रत, हिकमत और इखलास के साथ करें।
अल्लाह ताला कुरान हकीम की सूरह अनफाल में इरशाद फरमाते हैं, और उन दुश्मनों के मुकाबले के लिए हर वो कुव्वत तैयार रखो जो तुमसे हो सके। ये आयत हमें सिर्फ दिफा ही नहीं बल्कि दिफा की तैयारी का भी हुक्म देती है। इस्लाम में जंग का तसव्वुर क्या है, जंग का ऐलान किन उसूलों के तहत जायज़ होता है, और सबसे अहम बात ग़ज़वा हिंद की हकीकत क्या है। क्या ये महज एक तसव्वुराती ख्याल है या इसकी बुनियाद मुस्तनद अहादीस पर है। इन्हीं तमाम पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ रिसर्च स्कॉलर सैयद फ़हद अली कासमी साहब। फ़हद साहब, आपको सुना पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक्स अ लॉट। फ़हद साहब, इस्लाम अमन का दीन है, तो फिर इस्लाम में जंग की इजाज़त किन शराइत और किन मौक़ों पर दी गई है? क्या महज दुश्मनी या फिर ताकत का मुज़ाहरा जंग की बुनियाद बन सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक्स अ लॉट। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, और आजकल का जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है उसके लिए मेरा ख्याल है बहुत ही रेलेवेंट। आगाज़ में मैं ये कहना चाहूँगा, एक मुसलमान की हैसियत से, रहमतुल्लिल आलमीन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अदना उम्मती की हैसियत से, इस्लाम की ये रिवायत है, नरेशन है, हमारा प्रिंसिपल है, एक फ़र्द का कत्ल ना हक पूरी इंसानियत का कत्ल है। बेशक। तो पहलगाम वाक़े के अंदर जो मज़लूम लोग इस दुनिया से अगले जहान की तरफ कूच कर गए, हम उनके लिए भी हदिया ताज़ियत पेश करते हैं, और ये रहमतुल्लिल आलमीन की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। लेकिन हुआ ये है कि हिंदुस्तान हमेशा की तरह वो जो उसकी एक नेचर है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की, और जंग मुसल्लत करने वाला वो जो तोसी पसंदाना अज़ाइम है, एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइंस हैं, तो उनकी आड़ के अंदर वो अब पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं और जंग मुसल्लत करने की धमकी दे रहे हैं बुनियादी तौर पे। तो इस्लाम इस बारे में बड़ा क्लियर है जी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी लाइफ इस बारे में बड़ा क्लियर है। शायद ही कोई वॉर मुसलमानों ने इनिशिएट की हो। प्रॉफिट की जो सीरत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में कहा कि तुम लोगों को जंग की मैं इजाज़त देता हूँ, वो जंग की इजाज़त क्यों दी गई? कि तुम लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, तो मजलूम को जंग करने की इजाज़त है जिस पे जुल्म हो रहा है। तो जंग का जो प्रिंसिपल है दीन इस्लाम में, वो एक मजलूम को जुल्म के खिलाफ मुकाबला करने के लिए। और आज हम बड़े कमज़ोर मुसलमान हैं, गुनाहगार मुसलमान हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह द नेशन स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज़ यूनाइटेड। और हम भी यही कह रहे हैं कि वी डू नॉट वांट वॉर। ये वॉर हम पर अगर मुसल्लत होगी तो ये यूनिलैटरली हिंदुस्तान की तरफ से होगी, और अगर होगी तो फिर जो सरकार दो आलम की तालीमात हैं और कुरान की तालीमात हैं कि फिर पीठ नहीं दिखानी। सरकार दो आलम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत जो है वो तलवारों के साए में है, और ये मुसलमानों का शियार है। हम हैदर करार के मानने वाले हैं, सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद के मानने वाले हैं। अगर जंग हम पर मुसल्लत हुई, इन दैट केस शुरू आप करेंगे जैसे हमारी गवर्नमेंट कह रही है, नेशन स्टेट ऑफ पाकिस्तान कह रही है, लेकिन फिर इसका एंड आपके हाथ में नहीं होगा। दिस इज अ न्यूक्लियर पाकिस्तान। ये नाउज़ुबिल्लाह कोई मजबूर मकहूर गजा के मुसलमान नहीं है जिनके ऊपर आप जुल्म कर रहे हैं। ये 25 करोड़ का एक वतन है, ये दुनिया की 7वीं एटमी ताकत है, आलम इस्लाम की पहली एटमी ताकत है। दिस इज अ न्यूक्लियर पावर दैट यू आर गोइंग टू डील विद, और दुनिया की बेहतरीन फौज, उससे आपका मुकाबला करना पड़ेगा, उससे होगा, और उसके पीछे एक पूरी कौम 25 करोड़ की। तो मैं अपने हिंदुस्तान के दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन वॉर। और सरकार दो आलम की एक हदीस है, हदीस का मफहूम भी है कि जंग की तमन्ना ना करो। हदीस का मफहूम है मगर अगर जंग हो जाए फिर पीछे नहीं हटना। तो ये हमारी नेशन का भी मैसेज है, हिंदुस्तान में अपने दोस्तों के लिए भी। और क्योंकि एक मजनून किस्म का आदमी है, जुनूनी किस्म का आदमी है, जो मेरा ख्याल है हिंदुस्तान के बहुत से रैशनल लोगों को भी करप्ट और कंटामिनेट कर रहा है। इस मोदी से जान छुड़ाएं। ये आपके हिंदुस्तान को, जो कि एक सेकुलर ईथॉस के साथ बड़ा दुनिया की बेहतरीन जमहूरियत अपने आप को दावा करता है, ये आपके मुल्क का भी दुश्मन है, ये खिते का भी दुश्मन है, ये आलमी अमन का भी दुश्मन है। तो मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा कि दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज कि एक वाक़या होता है और पाकिस्तान ने जो ऑफ़र की है, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी फेयर प्रपोजल। हम कह रहे हैं कि न्यूट्रल आप इसको प्रोब करें, आप इंटरनेशनल बॉडीज़ को लेके आएँ, आप अक़वाम मुत्तहिदा के तहत आ जाएँ, आप दुनिया के और किसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए आ जाएँ। लेट्स डू अ न्यूट्रल प्रोब।
अमेरिका लेट्स के अलावा इन्वेस्टिगेट दीगर ममालिक ने भी हिमायत की हमारे मौके बिल्कुल। तो लेकिन हिंदुस्तान जो है वो शायद मेरा ख्याल है इसके लिए राजी नहीं हो। आपका दूसरा सवाल था, अब मैं ज़रा उसकी तरफ भी बढ़ना चाहूँगा। जी देखें, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पर हर शोबे के हवाले से हमें तालीम इनायत की है, इसी तरह एंड ऑफ टाइम्स, ज़माना ख़त्म होगा ना तो क़यामत तक हम जाएंगे। ये हमारा इस्लामी अकायद के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये प्रिंसिपल है कि इस दुनिया ने पेरिश होना है और क़यामत का क़याम है। तो वक्त जब आखिर ज़माने के अंदर होगा, इसको एंड ऑफ टाइम्स कहते हैं, आखिर ज़मान कहते हैं, या इस्लामिक एस्केटोलॉजी कहते हैं। तो इस्लामिक एस्केटोलॉजी के हवाले से, आखिर ज़मान के हवाले से सरकार दो आलम की बहुत सी अहादीस हैं, और उनमें कुछ अहादीस ग़ज़वा हिंद के मुतल्लिक हैं। ग़ज़वा एक वॉर को कहते हैं। जनाब सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया, मेरी उम्मत के दो ग्रोहों को रब्बुल इज़्ज़त दोज़ख के अजाब से बचाएगा। एक ग्रोह वो जो हिंदुस्तान में जिहाद करेगा, और दूसरा ग्रोह वो जो ईसा इब्न मरियम के साथ हालत जिहाद में होगा। यानी बुनियादी तौर पे इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट का एक ताल्लुक एंड ऑफ टाइम्स के साथ है, और इसका दूसरा ताल्लुक सैयदना मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ है। यहां पर मुसलमानों की वॉर होगी, और दूसरे ग्रोह की वॉर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हिमायत में दज्जाल के खिलाफ होगी। तो ये दो पैरेलल बायलैटरल प्लेटफॉर्म है, और ये बहुत अच्छा नजफ आपने पिक किया। द ट्रैक हैज बिगन, आप उस ट्रैक की तरफ आ चुके हैं। एक और बड़ी खूबसूरत हदीस है हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। जनाब अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान की मुहिम के हवाले से कुछ इरशादात फरमाए। आपने फरमाया, यकीनन तुम्हारा एक लश्कर हिंदुस्तान में जंग करेगा, अल्लाह उन मुजाहिदीन को फतह देगा, और वो उन हुक्मरानों को बेड़ियां पहनाकर गिरफ्तार करेंगे। हदीस का मफहूम है। और फिर फरमाया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करेगा, और फिर जब वो कामयाब होकर वापस लौट रहे होंगे तो ऐलान होगा कि ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनका भी ज़हूर हो चुका है। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं जब ये हदीस समात कर रहा था तो उन्होंने प्रॉफिट से डायलॉग किया कि अच्छा, हम तो काश मेरे पास वो माल असबाब हों, मैं माल असबाब को यूज़ करके हिंदुस्तान वाली मुहिम में हों, और फिर मैं हज़रत ईसा से मिलूं और मैं उनको जाके बताऊं कि मैं प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कंपेनियन हूं। तो ये इस हदीस के अंदर है। देखें, ये जो अहादीस हैं जी, ये अहादीस का तवील लिटरेचर है। इनमें बहुत सी अहादीस सही दर्जे की हैं। इमाम नसाई ने उनको कोट किया है, इमाम हाकिम ने कोट किया है, कुछ हसन दर्जे की हैं, कुछ ज़ईफ भी हैं, मगर बहुत सी अहादीस सही दर्जे की हैं। और जो ज्योग्राफी आपके सामने है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन आपके सामने है, जो सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, जैसे नजफ ने पिक किया कि हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, हम तो जंग नहीं चाह रहे, सही, लेकिन हमें धकेला जा रहा है, हमें पुश उस तरफ किया जा रहा है। के भारत के जो आम शहरी होंगे ना, वो भी नहीं चाहते होंगे, बेशक, लेकिन ये खास कल्ट है ये जो करवा रहा है। ये हिंदुत्वा देखे ना, ये हिंदू बालादस्ती का वो जो एक पूरी एक इनकी आइडियोलॉजी है हिंदुत्वा की, ये हिंदुत्वा की आइडियोलॉजी है जिसको नरेंद्र मोदी जो है वो आगे लेके बढ़ रहा है जी। और ये मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है, ये महात्मा गांधी वाला हिंदुस्तान नहीं है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू वाला हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान को खुद गौर करना चाहिए कि क्या वो अपने फाउंडिंग फादर्स की तरबियत है ये जिस पे वो चल रहा है, ये इसके ईथॉस पे चल रहा है। देखिए, मैं इसको एक कंटेम्प्रेरी एंगल के ऊपर बात को जरा समेटना भी चाहूंगा। समझौता एक्सप्रेस का वाकया हुआ, उनका सिटिंग मिलिट्री पर्सन वो उसके अंदर इन्वॉल्व था, वो पकड़ा गया, उसकी इंडियन कोर्ट के अंदर स्टेटमेंट्स हैं जी। पहले हमारे ऊपर मुद्दा डाला जा रहा था, मगर वो दर हकीकत एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। आपका बंदा बलूचिस्तान के अंदर गड़बड़ करता है, हमारी एजेंसीज उसको पकड़ती हैं, आज तक उसका हम इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर केस लड़ रहे हैं। वो बंदा बलूचिस्तान के अंदर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कर रहा है।
तो आप ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन। आप विद इन 5 मिनट्स जो है कहते हैं कि जी ये तो पाकिस्तान है। आई थिंक इंडिया इज ऑब्सेस्ड विद पाकिस्तान और अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के वो जो इश्यूज हैं उनको कंज्यूम करने के लिए वो इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करते हैं ताकि अगर अगले इलेक्शन में बात नहीं बन रही तो हम अगले इलेक्शन में भी थंपिंग विक्ट्री के साथ वापस आए। दिस इज अ बैड मूव। मैं अपने हिंदुस्तानी दोस्तों को, हिंदुस्तानी गवर्नमेंट को ये कहना चाहूंगा, ले ऑफ। ये पाकिस्तानी कौम है, ये मुत्तहिद है, और अगर आपको इनसे टाकरा हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे 1965 में आपका ख्वाब था कि आप लाहौर जिमखाना की चाय पिएंगे, हम आपको चाय तो पिलाएंगे लेकिन वो भी नंदन वाली चाय होगी और वो दूध बिल्कुल, पत्ती आपने सही होगी। कहा कि हिंदुत्व के नजरिए पर अमल पैरा भारत। बहुत शुक्रिया फाद अली बिल्कुल, काज़मी साहब thank you आपके so वक्त का। much। और बिल्कुल ये जो बीजेपी है ये आरएसएस का ही पॉलिटिकल विंग है और उन्हीं का जो नजरिया वो कार फरमा है और उसी को लेकर आगे चल रही है बीजेपी। हालांकि दोनों साइड से जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि जंग हो। एग्जैक्टली। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत खास है। हमें मालूम होता है क्या आपको अच्छा लगा और क्या आप मजीद देखना चाहते हैं। तो नेक्स्ट वीक मंडे को सेम टाइम में आपसे बहुत सारी बातों के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ, न्यूज के साथ मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज।